हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी के ऊपर क्या जो रेगुलेशन है वो होना चाहिए। तो ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप शुड बी रेगुलेटेड, इसके ऊपर हम क्या देखने वाले हैं, आर्गुमेंट देखने वाले हैं। और ये जो हमारी आर्गुमेंट राइटिंग है ये यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी सजेशन होता है, आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम आर्गुमेंट लिखते हैं तो हमें एक फॉर्मेट के अंदर ही आर्गुमेंट लिखनी होती है। उसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना होता है इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन जो ऐसे हमारा होता है उससे काफ़ी कम रखना चाहिए। तो इसके लिए हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि द अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ द ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज स्पार्क्ड अ हेटेड डिबेट ऑन वेदर दे शुड बी सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो अनरेगुलेटेड नेचर है ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, वो क्या कर रही है, स्पार्क कर रही है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा बोल सकते हो गंभीर समस्या पैदा कर रही है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट जो है वो होने लगा है कि क्या जो हमारे ये ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी जो है, जो कि अनरेगुलेटेड नेचर में है, क्या इनके ऊपर एक तरीके से रेगुलेशन लाना चाहिए या रेगुलेशन नहीं लाना चाहिए। तो इसके ऊपर डिबेट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसी के लिए या आप बोल सकते हो कि यही जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है जब भी हम बात करेंगे इसके ऊपर आर्गुमेंट लिखने की। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि इसका मतलब क्या था कि द अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज स्पार्क्ड अ हेटेड डिबेट ऑन वेदर दे शुड बी सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे 4 पॉइंट हमारे हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अगेंस्ट पॉइंट हो सकते हैं जो कि ये बताएंगे कि क्या इसको होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 4 पॉइंट की बात करूं तो हमारा सबसे पहला 4 पॉइंट क्या होता है, पहला 4 पॉइंट होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, यानी कि जो भी हमारे सामाजिक मूल्य हैं, यानी कि हमारे सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा जो है वो ये कहती है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक रेगुलेशन लेकर के सरकार को आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो रेगुलेशन कैन इंश्योर दैट कंटेंट disseminated through OTT platform adhere to societal standards प्रिजर्विंग अ कल्चरल एंड नॉर्मल मोरल वैल्यूज। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो ये रेगुलेशन क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि हमारा जो कंटेंट है जो कि प्रसारित किया जा रहा है किसके द्वारा, ओटीटी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, वो क्या हो, एक सोसाइटल स्टैंडर्ड को फॉलो करे। एडहियर का मतलब होता है, एडहियर टू का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, तो वो सोसाइटल स्टैंडर्ड को फॉलो करे, प्रिजर्व करे हमारे कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज को। तो कहीं ना कहीं अगर हम रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो ये सारे चीजें हमें देखने को मिलेंगी। दिस प्रमोट रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन एंड सेफ गार्डिंग अगेंस्ट द पोर्टफोलिएशन ऑफ द एक्सप्लिसिट आर ऑफेंसिव मटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो ये क्या करेगी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे कंटेंट के क्रिएशन के समय हम सेफ गार्डिंग का ध्यान नहीं रखते, हम अपने कंटेंट को ऐसा बना देते हैं जो वायरल होने के चक्कर में बहुत ज्यादा खराब होता है। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि ये जो हमारा रेगुलेशन है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हो कि सेफ गार्डिंग का काम करेगा, और ऐसे ऑफेंसिव मटेरियल को कहीं ना कहीं रोकने का काम भी जो है वो करेगा। दूसरा हमारा होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होती है कि जैसे अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो तो कहीं आपके साथ तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, इस चीज का जो प्रोटेक्शन है वो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं तो रेगुलेशन कैन प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल मेजर फॉर द ओटीटी कंटेंट। अगर हम क्या करते हैं, रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो ये क्या करेगा, एक बेसिकली जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल मेजर है, एक मापदंड है जो कि हम ओटीटी कंटेंट के ऊपर लगा सकते हैं, वो हमें देगा। इंश्योरिंग दैट कस्टमर्स हैव एक्सेस टू ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये हमें इंश्योर करेगा कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको क्या हो, एक ऑथेंटिक और एक ऐसी डाटा मिले, एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिस पर वे क्या कर सके, विश्वास कर सके। एडिशनली इसके अलावा और क्या हो सकता है, गाइडलाइंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड, एक ऐसी गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करी जा सकती है जो कि क्या करेगी, एड्रेस करेगी प्राइवेसी कंसर्न एंड प्रोटेक्ट यूजर डाटा फ्रॉम द मिसयूज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि कई बार अगर आप यूज करते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म तो आपको अपना नंबर, ईमेल आईडी या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसके अंदर फिल करनी होती हैं। तो क्या होता है कि वो जो डाटा है वो कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। अगर हम रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर भी एक गाइडलाइंस दी जा सकती है, इसके ऊपर भी कोई कानून बनाए जा सकते हैं, और जो हमारे कस्टमर की प्राइवेसी है, जो प्राइवेसी का कंसर्न है, उसको भी हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट होते हैं जो कि हम 4 पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं कि हमें रेगुलेशन की नीड
है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या होता है जो कहता है कि रेगुलेशन की नीड है, वो होता है बेसिकली फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि सभी को समान अवसर तो देना चाहिए। अगर मैं बात करूं, रेगुलेटिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म कैन लेवल द प्लेइंग फील्ड बाय सब्जेक्टिंग देम टू सिमिलर रेगुलेशन एज द ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो क्या करेंगी, सभी के लिए जो है एक ही प्लेइंग फील्ड रखेगी, एक ही खेल का मैदान होगा जहां सभी को प्रदर्शन करना होगा और सभी के लिए जो सिमिलर रेगुलेशन होंगे। इससे होगा क्या कि जो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया है उसको भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा कि वो अपनी चीजों को लोगों के सामने रख पाए। दिस प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड फोस्टर फेयर कंपटीशन। ये क्या करेगा कि जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करेगा, फोस्टर करेगा और प्रिवेंट करेगा। जो मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि किसी चीज पर एक ही इंसान का कब्जा होना, तो कहीं ना कहीं उस चीज को एक बेसिकली प्रिवेंट करेगा, रोकेगा और एक फेयर कंपटीशन को क्या करेगा, फोस्टर करेगा, बढ़ावा करेगा। अलाउिंग अ ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स टू compete ऑन द इक्वल फुटिंग विद द ओटीटी प्लेटफॉर्म। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत मीडिया है वो भी एक साथ आएंगी और एक साथ मिल करके इक्वल फुट पर यानी कि सभी के समान कदम होंगे और एक ही जगह पर सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को compete कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि सभी को फेयर कंपटीशन मिलेगा। तो फेयर कंपटीशन ये कहता है कि हमारे देश के अंदर ओटीटी के ऊपर रेगुलेशन लेकर के आना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि सपोर्ट फॉर द लोकल कंटेंट क्रिएटर्स। यानी कि ओटीटी के अंदर हम रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो हमें जो लोकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं देखते हुए हमें मिलता है। अगर मैं बात करूं तो रेगुलेशन कैन प्रमोट द क्रिएशन एंड डेसिमिनेशन ऑफ द लोकल कंटेंट। अगर क्या करते हैं, जैसे अगर हम रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो रेगुलेशन क्या करेगा, प्रमोट करेगा कि जो भी हमारे लोकल क्रिएटर है, जो लोकल कंटेंट है, उनको कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करने में, डिसमिनेशन का मतलब होता है प्रसारित करना, तो कहीं ना कहीं जो उनके प्रसारित करने के अंदर ये जो हमारी रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा एक अहम रोल निभा सकती है। न्यूट्रिंग इंडिजिनस टैलेंट, ये क्या करेगी, जो हमारे स्वदेशी टैलेंट है, जो भी हमारा इंडिजिनस टैलेंट है उसको ये और भी ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। एंड सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ रीजनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, और ये क्या करेगी, जो भी हमारे रीजनल यानी कि क्षेत्रीय इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट और ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड करेगी। दिस हेल्प प्रिजर्व कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इनकरेजेस, यानी कि हमारे भारत के अंदर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर कई तरीके की कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रिजर्व करके रखेगी, क्योंकि लोग जो होंगे अपने कल्चर के हिसाब से, अपने डाइवर्सिटी के हिसाब से फ्री होंगे, वो अपने कंटेंट को बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी प्रिजर्व रहेगी और कहीं ना कहीं इसे इनकरेज भी करेगी अगर हम रेगुलेशन लेकर के आते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द लोकल क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, और जो भी हमारे लोकल क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा जिनसे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता हुआ नजर आता है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट होता है जो कि कहता है कि रेगुलेशन ओटीटी के ऊपर लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट होता है कि मेंटेनेंस ऑफ सोशल हार्मनी, यानी कि अगर हम ओटीटी के अंदर क्या करते हैं, रेगुलेशन लेकर के आते हैं तो ये सोशल हार्मनी जैसी चीजों को मेंटेन करके रखेगी। कैसे मेंटेन करेगी, रेगुलेशन कैन एड्रेस कंसर्न रिलेटेड टू अ हेट स्पीच, यानी कि जो हमारा रेगुलेशन है अगर हम इसे लेकर के आते हैं तो ये क्या करेगी, जो हमारे हेट स्पीच का कंसर्न है, जो चिंता है, वो कहीं ना कहीं इसके द्वारा एड्रेस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ऐसी जो कोई भाषण हो जिसके वजह से लोगों को उकसाया जा सकता है वायलेंस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस पर हम रेगुलेशन ला सकते हैं, उसको पहले ही देख करके रोक सकते हैं। आर द प्रमोशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, और जो हम एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हम रेगुलेशन ला करके रोक लगा सकते हैं। क्लियर गाइडलाइंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड, इसके ऊपर एक क्लियर गाइडलाइंस जो है वो एस्टैब्लिश करी जा सकती है। टू कॉम्बैट सच दैट कंटेंट, की ऐसे कोई भी जो कंटेंट हो जो क्या करे, रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर द सोशल डिस्कॉर्ड, जो कि हमारे सोशल डिस्कॉर्ड को, यानी कि समाज के अंदर जो डिस्कॉर्ड है, डिसएग्रीमेंट है, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति की स्थिति, इस चीज को वो क्या करे, कम करे। एंड मेंटेनिंग द सोशल हार्मनी, और जिसके वजह से सोशल हार्मनी हो उस चीज को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कोई कानून बना सकते हैं और ऐसा कोई कानून यहां पर भी बना सकते हैं कि कोई ऐसी जो चीज हो जो कि हेट स्पीच को प्रोवाइड करे, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस यानी कि वायलेंस को उकसाती हो, या फिर प्रमोट करती हो ऐसे आइडियाज को जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करती हैं, तो इनके ऊपर हम रोक भी लगा सकते हैं। तो ये भी हमसे कहता है कि सोशल हार्मनी के लिए भी हम इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन लेकर के आ सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि वो अगेंस्ट पॉइंट कौन से हैं जो कि कहते हैं कि इनके ऊपर कोई सी भी रेगुलेशन अभी नहीं आनी चाहिए। तो पहला हमारा पॉइंट होता है, वो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि सभी को बोलने की आजादी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, आर्टिकल 19 आपको याद आता होगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ये पॉइंट क्या कहता है कि ओवर रेगुलेशन ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इंपीड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगा देते हैं ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो होगा क्या कि जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे संविधान के अंदर, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये सीधे सीधे इंपीड करेगा, बाधा डालेगा, क्योंकि इंसान सही से बोल नहीं पाएगा। एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, और जो भी उनकी क्रिएटिविटी है जो कि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो उस आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को नहीं दिखा सकते। अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूं कि अगर मैं मान लो कि यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, चीजों को दे रहा हूँ, तो अगर क्या हो कल को यूट्यूब बोल दे कि जो जो भी इंडिया का बंदा है वो क्या करेगा, इंग्लिश में ही बोलेगा, वो हिंदी में नहीं बोलेगा, तो क्या होगा, इसके वजह से कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो अपने कंटेंट को किसी के पास नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके ऊपर एक बोल सकते हो कि रेगुलेशन ला दिया गया, और ये रेगुलेशन क्या कर रहा है, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, रोक रहा है। तो ये इसके अगेंस्ट के अंदर पॉइंट जाता है कि अगर हम बहुत ज्यादा रेगुलेशन भी लेकर के आते हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है या जो हमारा फ्रीडम एक्सप्रेशन है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आते हुए हमें दिखाई पड़ती है। एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंटेंट में लिमिट द डाइवर्सिटी ऑफ आइडिया। अगर हम बहुत ज्यादा बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, तो होगा क्या कि जो हमारे अलग अलग तरीके के आइडियाज हमारे आते हैं, वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। एंड स्टीपल इनोवेशन, और हमारे जो इनोवेशन होगी वो काफी ज्यादा स्टीफल हो जाएगी, हिंडरिंग द ग्रोथ, हमारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। एंड द डिजिटल इंडस्ट्रीज, और जो भी हमारे डिजिटल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उनकी भी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। दूसरा हमारा अगेंस्ट पॉइंट क्या होता है कि यूजर चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आज जो यूजर होता है ना, वो ओटीटी पर अपने पसंद का प्रोग्राम देख लेता है, लेकिन क्या होगा जब रेगुलेशन हम लेकर के आएंगे ना, तो वो अपने पसंद का जो प्रोग्राम है वो नहीं देख पाएगा। तो इसको हम किस तरीके के अगेंस्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑफर अ यूजर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ कंटेंट चॉइसेस, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कई तरीके के वाइड रेंज कंटेंट जो है वो मिलते हैं, जो कि आप अपने चॉइसेस से देख सकते हैं। कैटरिंग टू डाइवर्स प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट्स, ये क्या करते हैं, आपको कई तरीके की प्रेफरेंसेस और कई तरीके के इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग तरीके में कैटर करते हैं, आपको सर्विस देते हैं। रेगुलेशन दैट इंपोज कंटेंट रेस्ट्रिक्शन में बी लिमिट यूजर चॉइस। अगर हम क्या करते हैं, ये रेगुलेशन लेकर के आते हैं, तो ये रेगुलेशन क्या करेगी, ये इंपोज कर देगी कंटेंट के रिस्ट्रिक्शन को, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा कंज्यूमर होगा, जो हमारा कस्टमर होगा, वो क्या करेगा, एक लिमिटेड डाटा को ही यूज कर पाएगा, और उसके पास चॉइसेस काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी, जो कि अंडरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द कन्वीनियंस दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड। जो कि हमारी एक ओटीटी की कन्वीनियंस होती है, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का ये बेसिकली पहला ही चीज होता है कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तो कहीं ना कहीं उसको ही ये नेगलेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये हमारे अगेंस्ट पॉइंट के अंदर जाता है कि हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारा तीसरा जो पॉइंट होता है जो कहता है कि ऐसे जो इनोवेशन है वो नहीं आने चाहिए। वो ये कहती है कि इनोवेशन एंड इंडस्ट्री ग्रोथ इसके वजह से क्या होगी, हैम्पर होगा, या फिर इसके वजह से उनके अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं बोलूं तो रिलेटिवली अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज फोस्टर इनोवेशन एंड द रैपिड इंडस्ट्री ग्रोथ। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं तो जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वे अनरेगुलेटेड है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के जो इनोवेशन है उनको फोस्टर करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और अलग अलग तरीके की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर ग्रो करती है, वो आगे बढ़ती है। एक्सेस रेगुलेशन में हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, यानी कि अगर बहुत ज्यादा हम रेगुलेशन लेकर के आते हैं, तो वो क्या करेगी कि इनके ऊपर जो डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं ये हैम्पर कर देगी। मॉडल एंड टेक्नोलॉजी, जो भी नए नए मॉडल्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज करने वाले हैं आगे आने वाले जनरेशन के अंदर, कहीं ना कहीं उसको भी ये क्या करेगी, हिंडर पैदा कर देगी, उसके अंदर भी ये बाधा पैदा कर देगी। शिफ्टिंग कंपटीशन, यानी कि जो हमारी कंपटीशन होगी वो स्टिफलिंग हो जाएगी। एंड लिमिटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एक बहुत कम ही बोल सकते हैं लिमिटेड अपॉर्चुनिटी ही मिल पाएगी, हमें वाइड रेंज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हम इनोवेशन की बात करते हैं या फिर इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करते हैं, तो
तो ये रेगुलेशन लेकर के आने से होगा क्या कि इन सभी चीजों के अंदर हमें बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी रेगुलेशन जो है वो नहीं लेकर के आना चाहिए सरकार को। फिर हम बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन एंड कंटेंट रेटिंग। अगर आपने यूट्यूब इस्तेमाल किया है ना, तो इसका एक मैं फीचर बताता हूँ। कई बार आप बहुत लोगों की वीडियो जब देखते रहते हो ना, तो यूट्यूब आपको एक सजेशन भेजता है कि आपको इनकी वीडियो कैसी लग रही होती है। वहां पर आपको 5 स्टार देने का ऑप्शन होता है, 4 3 2 1 ऐसे करके देने का होता है। और फिर उसके नीचे आपको चूज करने का होता है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, हेटेड लगी या कैसी लगी। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ रेगुलेशन ऑफ कंटेंट रेटिंग है, ये भी तो पहले से ही किया जाता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो क्या इस चीज को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि अभी रेगुलेशन की आवश्यकता है या नहीं है? तो इस चीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैव सिस्टम इन अ प्लेस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड कंटेंट रेटिंग। कहने का मतलब क्या है कि कई सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं जिनके अंदर क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन और कंटेंट रेटिंग का प्रोविजन जो है, जो सिस्टम जो है वो उनके अंदर है। दिस मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है वो अलाउ करता है यूजर टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट द कंटेंट दे कंज्यूम। कहने का मतलब ये है कि जब कोई कस्टमर किसी का कोई भी जो वीडियो होता है या कोई भी जो इंफॉर्मेशन होता है, जब वो उसे देखता है, तो उसके पास इस मैकेनिज्म के माध्यम से ऐसी चॉइस होती है कि वो ये बता सकता है कि ये कंटेंट उसे कैसा लगा, या फिर इस कंटेंट के माध्यम से उसने क्या कंज्यूम किया। रेड्यूसिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल रेगुलेटरी इंटरवेंशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि हमें अभी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, यही जो चीज है वो पर्याप्त है। हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारे कंटेंट में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, तो हम उसे सही कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो बताती है कि सेल्फ रेगुलेशन तो ऑलरेडी है, तो इसके वजह से हमें रेगुलेशन लेकर के नहीं आना चाहिए। अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा में चीजें हमारी कंसीडर करी जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है ग्लोबल नेचर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। यानी कि जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अमेजन प्राइम हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये बेसिकली क्या है, ये ग्लोबल है। यानी कि ये ग्लोबल नेचर के हैं, इन पे सारे दुनिया के लोग जो है अपना कंटेंट डालते हैं और सारे दुनिया के लोग जो है वो कंटेंट को देखते हैं। यानी कि ये ग्लोबल नेचर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पे रेगुलेशन लेकर के आते हैं, तो किसी एक कंट्री के रेगुलेशन के हिसाब से क्या सारे कंट्री को उस पर एग्री कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता ना, ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि हम अभी रेगुलेशन लेकर के नहीं आ सकते। तो ये क्या कहता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर एंड सर्व डाइवर्स ऑडियंसेस विद वेरिंग कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज। कहने का मतलब ये है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो ऑपरेट करते हैं बेसिकली क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अभी इंडिया में हूं, कई लोग जो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का एंजॉयमेंट है वो कहां से ले रहे होंगे? कोई अमेरिका से ले रहा होगा, कोई चाइना से, कोई पाकिस्तान से। अलग अलग देशों से अलग अलग लोग जो हैं वो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं, और अलग अलग ऑडियंस जो है वो इन सारी चीजों को देखती है, जहां के कल्चर और नॉर्म्स जो हैं और जो उनके वैल्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं। इंप्लीमेंटिंग रेगुलेशन दैट केटर टू every jurisdiction may be challenging and could be lead to inconsistency and complexity in the content standard। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो होगा क्या कि सभी को एक जुरिडिक्शन के अंदर, न्यायिक क्षेत्र के अंदर सभी को रखना एक न्यायिक क्षेत्र के अंदर काफी बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये इनकंसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और कहीं ना कहीं जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसे कहीं ना कहीं ये बढ़ा देगा, और हमारे जो कंटेंट की स्टैंडर्ड है उसे भी कहीं ना कहीं और ये जटिल कर देगा। तो बेसिकली इसके वजह से हम कह सकते हैं कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अभी रेगुलेट नहीं कर सकते। तो हमने 5 तो ऐसे रीजन देखे जो कि बताते हैं कि हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म होने चाहिए रेगुलेट। 5 ऐसे हैं जो कि बताते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेट नहीं होने चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने कंक्लूसिव स्टेटमेंट की। हमारा कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द नीड ऑफ प्रोटेक्ट एंड सोशल वैल्यूज, कंज्यूमर इंटरेस्ट, फेयर कंपटीशन एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन कंसीडरिंग द रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। कहने का क्या मतलब था? कहने का मतलब ये था कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी हम बात करते हैं अपने ओटीटी प्लेटफॉर्मों को रेगुलेट करने की, तो हमें एक बैलेंस बना करके रखना चाहिए कि हमारा जो सोशल वैल्यूज है, जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है, जो फेयर कंपटीशन है, इस चीज को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और क्या जो इसके वजह से जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस पे तो कहीं हैम्पर तो नहीं हो रहा, लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो तो बाधित नहीं हो रहा। तो इस चीज को जब हम कंसीडर करते हैं, इन सारी चीजों को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, कोई रेगुलेशन लेकर के आते हैं, तो वो रेगुलेशन बहुत ज्यादा सही होगा। तो ये बेसिकली हमारा कंक्लूसिव स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप कि ये पूरा आर्गुमेंट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।